भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई, यानी कि इंडियन सिटीजन छह प्रकार की स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसा करने के लिए वो फ्री हैं। पहले 7 फ्रीडम इसमें हुआ करती थी, लेकिन बाद में एक हटा दी गई, जिसमें लिखा था फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी। ये पहले इंडियन सिटीजन को था कि संपत्ति जो उन्होंने अर्न की है उसको वो धारण कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। उसको हटा दिया गया 44वें संशोधन से। संशोधन का मतलब होता है बदलाव। तो 44वीं बार 1978 में संविधान में बदलाव किया गया और राइट टू प्रॉपर्टी या फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी इसको ओमिट कर दिया। ठीक है, तो 7 थी, एक निकल गई, 6 बची है। ठीक है, तो उनको लिख लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं ना तैयारी की, सिविल सर्विस की तैयारी की, वो लोग ध्यान रखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लें, प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, आते हैं, ये आइडिया मिलेगा उससे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेना, फिर उसको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो क्लास में उसको घर जाके देखना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। उससे बहुत बड़ा आइडिया मिलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गड़बड़ है कुछ। ठीक है, बना लिया। अब इसमें लिखो एक एक करके कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। पहला लिखो बोलो, पहला लिखो। एक ये शब्द लिख लेना हिंदी में, फिर इसके ब्रैकेट में लिख लेना समझने के लिए, क्योंकि ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ये टर्म संस्कृत का मूल रूप से है। इसका मतलब होता है बोलना। एक तत्सम शब्द होता है, एक तद्भव होता है। ये तत्सम है और इसी को तद्भव में कह देंगे तो बोलना। लिखो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लिख लिया। अब देखो इसमें एक बात और ध्यान रखना, हम आर्टिकल 19 के बारे में लिख रहे हैं, तो 19 में बहुत सारे पार्ट्स हैं। 19 का पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। तो जो फ्रीडम आप लिख रहे हो वो पहले पार्ट में है। तो जो आपने अब लिखा है इसके आगे डैश लगा के लिखो 19 का पहला पार्ट, और पहले पार्ट में भी ये पहला पार्ट है, ऐसे लिख लो।
ये समझ गए? जिसको नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करो, बता दूं। नहीं समझ में आया तो ऐसे हाथ खड़ा किया, ऐसे ऐसे बोलो ना, हाँ बा, जैसे बा आवाजी बुलंद बोलते हैं, लगना चाहिए ना। देखो जैसे ये 3 रो है, एक ये एक ये एक ये, तो मान लो ये आर्टिकल 19 नाम का रूम है, बाहर लिखा हो 19 नंबर का कमरा, ठीक है। अब हम कहें कि 19 में से कौन से रो में बैठे हो, तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, ठीक। तो 19 का पहला मान लेते हैं, ये पहला है, तो 19 के पहले की बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे। इसमें सबसे आगे वाला को नंबर देना हो कि पहले वाली जो रो है उसको 19 कमरे का पहली रो का पहला सीट, तो उसको ए लिखेंगे, फिर इसके पीछे वाली को बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, ऐसे करके लिखा है, ठीक है। आगे लिखो दूसरा, नहीं दूसरा मत लिखो अभी। देखो बोलने की आजादी भारत में सभी नागरिकों को है, 19 एक ए ये कहता है, लेकिन बोलने और एक्सप्रेस करने, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे एक्सप्रेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे बिना इसके भी हो सकता है, बिना इसके भी हो सकता है ना। या जो बॉडी लैंग्वेज है मेरी, जो मैं कभी कभी इशारा कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, या ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सब एक्सप्रेशन से रिलेटेड है या नहीं है। और जो आवाज आप सुन रहे हो वो बोलने से संबंधित है, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ तो एक लाइन में लिखा है कि बोलने की आज़ादी है, अपनी बात दूसरों के सामने जाहिर करने की आज़ादी है, लेकिन इसके तरीके तो बहुत हो सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके इसमें शामिल माने जाते हैं वहीं पे ब्रैकेट में लिख लो। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, लिख लो वहीं ब्रैकेट में। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कॉमा मीडिया, फिल्में बनाना, टू मेक मूवीज, कार्टून्स, कार्टून्स बनाना, कैरिकेचर कहते हैं वैसे उसको, किताबें लिखना, किताबें लिखना, जो छूट गया उसको छोड़ दो, आगे लिखो किताबें लिखना, चुप रहना। बोलने की आजादी है ना, तो बोलने की आजादी का दूसरा मतलब ये भी है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, तो बोलने की आजादी में चुप रहना भी शामिल है, ठीक है। तो लिखो चुप रहना, टू कीप साइलेंस, रैली निकालना, रैली निकालना, धरना देना, टू प्रोटेस्ट, धरना देना, विरोध करना, ब्रैकेट में लिख लो नेपाल की तरह नहीं, लिख लो कहीं वैसा समझ रहे हो। विरोध करना, विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करना, अपनी बात कह के बताना कि आई अपोज दिस, कॉमा सूचना पाना या सूचना का अधिकार, ऐसे लिख लो। वैसे इसमें आर्टिकल 21 भी जुड़ जाता है, लेकिन फिलहाल लिख लो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। प्रचार करना, टू एडवर्टाइज, जैसे एक बात आपने देखी होगी, इंडिया में उतना तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ अब होने लगा है। जो थर्ड जेंडर के लोग हैं इंडिया में, अगर वो ये खुल के बताने लगे
कि मैं लेस्बियन हूँ, मैं गे हूँ, बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल हूँ, अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, जबकि समाज उन्हें जानता है कि ये नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल लड़का है। लेकिन जिस दिन वो ये बताना चाहें, उनको एक्सप्रेशन के अधिकार में 19 में ये मिला हुआ है कि वो चाहें तो अपनी आइडेंटिटी या तो खोल सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं, या छुपा भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता है तो वो भी इसके दायरे में आता है। लेकिन ये और 21 मिलके दोनों एक साथ काम करते हैं, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इतना काफी है, एसेट्रा कर लो उसके आगे इत्यादि। अब दूसरा वाला लिखो, फ्रीडम टू असेंबल, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू असेंबल, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। किससे रिलेटेड? हाँ हाँ हाँ, नहीं, जब लीगल प्रोसीडिंग होगी तब तो आपको बताना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि उसी से रिलेटेड केस हो, उसी पॉइंट से रिलेटेड हो। नहीं नहीं, जब आप उसी चीज के लिए लड़ रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा ना, हु एम आई। अगेंस्ट में है तो फिर एक बार को सोचा जा सकता है, प्राइवेसी में आ जाएगा फिर वो। हाँ, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल, उसके आगे डैश लगा के लिख लो 19(1)(b), 19(1)(b), इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। देखो, पहले वाले पॉइंट पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन दूसरे से लेके लास्ट तक यहीं पे केवल समझते चलते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। इकट्ठा होने की आज़ादी है तो इसमें कोई ना कोई शर्त जरूर होगी, क्योंकि कोई भी देश अगर आपको एब्सोल्यूट राइट दे देगा, यानी कि बिना पाबंदी के राइट दे देगा, तो नासमझ आदमी राइट का गलत इस्तेमाल कर लेगा। समझदार तो चलो सबके भले के हिसाब से यूज करेगा, लेकिन अगर आपने कह दिया कि असेंबल होने का राइट सबको है और पाबंदी नहीं है, तो कोई भी कट्टा, तमंचा, डंडा, हॉकी लेके इकट्ठा होगा तो खतरा हो सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि विदाउट एनी आर्म्स एमिनेशन इकट्ठे हो सकते हो, कोई भी हथियार, डंडा नहीं होना चाहिए, और वो भी पर्पज लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो इकट्ठा होने पे पाबंदी है। ठीक है, दूसरा, तीसरा लिखो, फ्रीडम, फ्रीडम टू फॉर्म एन एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एन एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी संघ बनाने, कोई भी संघ बनाने और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, इसके आगे डैश लगा के लिख लेना 19(1)(c), सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता जहां लिखा है उसको सर्किल कर लो और वहीं पे लिख लो, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था तब सिर्फ इतना लिखा था, ये लिखा नहीं था, ये लिखा था। ये मैंने इसलिए लिख दिया था कि समझ जाओ संघ का मतलब क्या होता है, पार्टी, कोई ग्रुप बनाना, ऐसा। सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता या आजादी को बाद में जोड़ा गया था 97th संशोधन 2011 से ऐड किया गया था, तो वहीं पे लिख लो 97 संशोधन 2011 से जोड़ा गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोग मिलके सरकार की मदद से कोई
फायदा कमाने का कारोबार शुरू करे और उसमें कोई एक व्यक्ति मालिक ना हो, बल्कि जितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सब उसी रेशो में मालिक हों। जैसे इस क्लास में हम लोगों ने प्लान किया, चलो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। जैसे पराग चलता है, पराग, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप कंपनी है। तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि पराग का मालिक कौन है, अमूल का मालिक कौन है, मदर डेयरी का मालिक कौन है, क्योंकि इसमें जितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे पैसे से, मेहनत से, दूध लाने में, उसको काम प्रोसेसिंग में लाने में, वो सब उसी रेशो में मालिक होते हैं जितना उन्होंने योगदान दिया है। ऐसी संस्थाओं को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। इसका फायदा ये है कि प्रॉफिट किसी एक के हाथ में नहीं जाता, बल्कि जितने लोग जुड़े होते हैं उस संस्था से सब में बट जाता है। जैसे रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, शेयर होल्डर्स को अगर छोड़ दें तो ज़्यादा हिस्सा रिलायंस फैमिली को जाता है ना। फिर वो अपने बेटे की शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर लेता है, होता है ना ऐसा। लेकिन अगर यही कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितने लोग कंपनी से जुड़े होते सब मालिक होते, जिसका जितना हिस्सा उसका उतना प्रॉफिट। इसको बहुत अच्छे इरादे से जोड़ा गया था, लेकिन सरकारें बहुत पैसिव रोल प्ले करती, कुछ करती वर्ती नहीं है ना, करने का मौका देती हैं। इसीलिए कोई खास ऐसा प्रोग्रेस हुआ नहीं इसको जोड़ने के बाद भी। ठीक है, आगे लिखो चौथा। हाँ, पाबंदी की बात करते चल रहे थे ना साथ में, तो दूसरे वाले पे पाबंदी है कि आप कुछ गलत इरादे से इकट्ठे नहीं होंगे। इसमें है कोई भी पार्टी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो उसका इरादा कानूनों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे पार्टी बना रहे हैं, पार्टी का नाम रख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद पार्टी, और रह रहे हैं भारत में, नेपाल जिंदाबाद पार्टी, है ना। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो वो कानून के खिलाफ जाएगा। तो कुछ पाबंदियां सब पे हैं। ठीक है, अब लिखो चौथा। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर विद इन इंडिया। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर विद इन इंडिया। इसके आगे डैश लगा के लिख दो 19(1)D। 19(1)D सी हो गया ना ये, अब डी लिखो उसका। अरे ये सी था भाई, अब डी होगा, तो वही तो बोल रहा हूं, सी हुआ ना अभी, अब डी होगा। ठीक है, भारत में कहीं भी घूमने के लिए आप फ्री हैं, प्रोवाइडेड कि आप इंडियन हैं। पहले ही लिखा हुआ है भारतीय नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। तो इस पे भी पाबंदी होगी। भारत में कहीं भी घूमने के लिए आप आजाद हैं। तो भारत का नक्शा देखा कि इतने में मैं घूमने के लिए आजाद हूं, और जहां घूम रहे थे वो किसी का घर था। तो आजादी की एक लिमिट होगी ना, कि किसी की प्राइवेसी एरिया में हम नहीं जा सकते। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, और नीचे अंडमान निकोबार है। तो इन राज्यों या एरियाज में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। वो लोग हमारे जैसे नियम या हमारी जैसी जिंदगी नहीं जीते, उनके अपने अलग तरीके होते हैं जिंदगी जीने के। इसीलिए अगर उन एरिया को भी हम मान लें कि 19(1)D में आता है कि भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, तो किसी भी आदिवासी के एरिया में चले जाओ, और वहाँ की परंपरा ऐसी है जो हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। जैसे वहाँ एक लड़की जितने घर में उसके भाई होंगे सब भाइयों से शादी कर सकती है, लड़के के भाई, उसके नहीं। एक लड़की किसी भी लड़के से जो शादी कर रही है
उसके जितने भाई हैं सबसे शादी कर लेगी। अभी हिमाचल प्रदेश का केस भी आया था, एक लड़की ने 2 भाइयों से शादी की है, ठीक है। अब सोचो, हमारे यहाँ तो ये नियम नहीं है और ये लोग भारत में ही रहते हैं। अगर हमारे मन में कुछ गलत ख्यालात हों तो हम उसी एरिया में जाके घर बसा लें और घूमते फिरते रहें कि यार ये तो बढ़िया है ना, गलत इरादा। तो ध्यान रखना, घूमने की आज़ादी भारत में है, लेकिन पाबंदियों के साथ है। पाबंदियां क्या हैं? नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, अरुणाचल वगैरह जैसे राज्यों में जब आप जाओगे तो वहाँ पे इनर लाइन परमिट लेना होता है, ILP बोलते हैं उसको। उसमें पूरी डिटेल आपको बतानी पड़ती है, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब तक के लिए जा रहे हो। अंडमान निकोबार में, जैसे मान लो ये अंडमान निकोबार है, तो इतना एरिया, इस एरिया में आदिवासी रहते हैं, सेंटलीज, जारवा, ये तो इस एरिया में तो टूरिस्ट घूम सकते हैं, और वो भी जब इनके गांव के आसपास से या जंगल से गाड़ी गुजर रही होगी तो उसकी लिमिट है कि मिनिमम स्पीड बस की या टूरिस्ट कार की 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। गाड़ी खराब हो जाए, पंचर हो जाए, रुकना नहीं चाहिए। आगे पुलिस की एक गाड़ी चलती है, पीछे एक पुलिस की गाड़ी चलती है। क्यों? ये लोग क्या करते थे, टूरिस्ट लोग यहाँ गाड़ी रोकी, इन आदिवासियों के साथ घुलने मिलने लगते थे। और अभी भी अंडमान निकोबार में जो ये आदिवासी हैं अभी भी नहीं जानते कपड़ा क्या होता है। कहने को वो इंडिया है, लेकिन अभी भी वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, सब न्यूड रहते हैं, चाहे औरत हो, लड़की हो, आदमी हो। तो ये लोग क्या करते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे, वीडियो बनाना वगैरह वगैरह, फिर यूट्यूब पर डाल देते थे। ये बात सरकार को पता चली, तो इसमें लिखा है, इस पे पाबंदी है कि जो ट्राइबल एरिया होते हैं, ट्राइब्स के इंटरेस्ट में सरकार कहीं भी पाबंदी लगा सकती है जनरल लोगों की एंट्री की। तो ऐसा करते हैं और होता है, ठीक है। आगे लिखो, चौथा हो गया, पांचवा लिखो। भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू सेटल एनीवेयर विद इन इंडिया। भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। तो आप भारत में कहीं भी घर बसा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी एरिया में या जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, वहाँ नहीं बसा सकते, पाबंदी है। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। उत्तराखंड तो नॉर्मल स्टेट है ना, हम लोग जाते रहते हैं, वो आते रहते हैं, यूपी का ही भाग था। सोचो जब उत्तराखंड में पाबंदी है कि आप 200 गज से ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो फिर दूसरे राज्यों में क्या हाल होगा, पहाड़ी राज्यों में। आप नागालैंड में ज़मीन खरीदना तो बहुत दूर की बात है, जितने दिन परमिशन लेके घुसे हो उससे एक दिन भी ज़्यादा हुआ पुलिस ढूंढने निकलेगी और मुकदमा दर्ज हो जाता है। रीजन ये है कि वो ट्राइबल्स हैं और वो हम लोगों के मुकाबले उतने एडवांस नहीं है, तो हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसमें लिखो 19(1)E, 19(1)E। नेक्स्ट लिखो, संपत्ति धारण की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी। संपत्ति धारण की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू होल्ड प्रॉपर्टी, 19(1)F। ठीक है, ये तो अब है नहीं, यहाँ हम लिख चुके हैं कि नहीं है, खत्म हो गया है, ठीक है। इसी के ब्रैकेट में चाहो लिख लो, अब इसे ब्रैकेट में लिखो, अब इसे आर्टिकल 300A में, 300A में संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट in Article 300 capital A
300 कैपिटल ए। इसका फर्क समझ में आया आपको? यहां से हटा के अगर आप वहां रख रहे हो, देखो सब लोग इधर ध्यान से देखो, जब आप कह रहे हो ना कि ये यहां पहले फंडामेंटल राइट था, प्रॉपर्टी ना, आपने मेहनत की और कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठा की, मकान जमीन वगैरह, तो इसके तहत ये फंडामेंटल राइट था। और फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर छीनी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल 32 में जा सकते हैं शिकायत करने, या अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 में। और फंडामेंटल राइट का जैसे ही उल्लंघन होता है, दोनों में से जहां भी आप गए वो तुरंत एक्शन लेता है, उस एक्शन को ऑर्डर के फॉर्म में भेज देता है, इसको रिट कहते हैं, WRIT, ठीक है, और तुरंत उस पर एक्शन होता है। तो इसका मतलब जब तक मुझे प्रॉपर्टी का राइट था तब तक मेरी प्रॉपर्टी मेरी मर्जी पर डिपेंड थी, क्योंकि सरकार छीनेगी मैं तुरंत कोर्ट चला जाऊंगा, और क्योंकि फंडामेंटल राइट है कोर्ट तुरंत ऑर्डर दे देगा ऑफिसर्स को कि चलो दूर हटो यहाँ से, उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीननी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है। जैसे ही आपने बोला कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 300A में, तो यहां से हटा दिया आपने, यहां रख दिया। संवैधानिक अधिकार के लिए लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते जैसे यहां जा सकते थे। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी अब कोई छीन रहा है, जैसे मान लो ये जमीन है, जब ये कॉलेज नहीं होगा उस टाइम जरूरत पड़ी होगी ना कि भाई जमीन ले लेते हैं यहाँ पे और कॉलेज बना देते हैं, तो कॉलेज बनने से तो पूरे मुरादाबाद का फायदा होगा, लेकिन जिसकी जमीन थी उसका तो नुकसान हुआ होगा। वो कह रहा होगा मैं क्यों दूं, और सरकार कह रही होगी नहीं जमीन आपको देनी पड़ेगी क्योंकि पूरे मुरादाबाद का भला करना है। तो अगर वो चाहता तो कोर्ट जा सकता था, क्योंकि जब ये बना होगा उस टाइम तो फंडामेंटल राइट था। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया होगा पैसे लेके तो अलग बात है, वरना वो कोर्ट चला जाता। अब इस टाइम अगर ये जमीन छीनी जाती और फिर वो कोर्ट जाता तो ये केस मामूली सा दर्ज होता है जिला अदालत में। वो भी सरकार ने एक कानून बना रखा है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसमें लिखा है कि सरकार जमीन को या किसी प्रॉपर्टी वगैरह को अपने कब्जे में समाज के भले में ले सकती है, तो वैसे भी नहीं जा सकते आप। हाँ, उसके लिए मार्केट रेट या सर्किल रेट से कंपनसेशन दे देगी सरकार आपको, बस इतना है। तो संवैधानिक अधिकार जब बन गया तब आपके प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी कोई वैल्यू बची नहीं, सरकार कभी भी आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है, पहले नहीं छीन सकती थी, ये फर्क आ गया। ठीक है, आगे लिखो। फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस, फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एक्सेट्रा, कोई भी व्यापार, कारोबार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड एक्सेट्रा। ठीक है, 19(1)G, 19(1)G में लिखा हुआ है। LLB कितने लोगों ने करा, हाथ खड़े करो। 1 2, हाँ 2 3, 2 ही लोग हैं बस। लॉ ग्रेजुएट केवल 2 लोग हैं। APU की वैकेंसी आ रही है बहुत सारी। अच्छा, 2 इधर भी हैं, दोनों, शाबाश। 4 लोग हो, चारों लोग ग्रुप बना लो अपना। APU की वैकेंसी आ रही है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। पुलिस का जो वकील होता है, सरकारी वकील,
उसको एपीओ कहते हैं, वही प्रमोट होकर पीओ बन जाता है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। जिले में एक ही होता है। बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आपने लॉ किया हुआ है तो, क्योंकि ये सिर्फ लॉ वाले ही भर सकते हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आप लोग बहुत सीरियस होकर पढ़ो उसे। और उसके लिए तैयारी का तरीका ये है कि जो पढ़ रहे हो ये पढ़ते रहो। प्रीलिम्स में 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, और बाकी सब्सटेंटिव लॉ में आईपीसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से शायद कुछ क्वेश्चन आते हैं। आईपीसी मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और पुलिस एक्ट, ये शायद 4 या 5, बेयर एक्ट ले लेना। हाँ, और कौन कौन से? 16 एपीओ में या पीसीएसजे में? हाँ, अच्छा, प्रपोजल है अभी। अच्छा, हाँ, तो पढ़ो ध्यान से। लड़कियों का रिजर्वेशन भी है इसमें, और ये चारों लड़कियां ही हैं जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है, तो बहुत हाइयर चांसेस है। ढंग से पढ़ो। हाँ, अच्छा, हाँ, ये संविधान के बहुत क्वेश्चन आते हैं उसमें प्री में, पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप पूछो। फिर से बोलो। हाँ, हाँ, मतलब ये कि जब हम समाज का भला करने निकल रहे होंगे तो फिर समानता को साइड कर देंगे, सेंस ये था। ठीक है, समाज पहले है ना। चलो आगे लिखो। देखो, 7 फ्रीडम लिख ली, एक हट गई है, 6 बची हैं। कौन सी हटी है वो भी आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब हम पहले वाले, अच्छा हाँ, रेस्ट्रिक्शन की बात छूट गई, तो प्रॉपर्टी वाला तो समझ में आ गया। इस वाले पे क्या पाबंदी हो सकती है? व्यापार करना है, कारोबार करना है, कोई प्रोफेशन करना है, जैसे वकालत करना है, डॉक्टरी करना है, ये प्रोफेशन कहलाता है। और ट्रेड कहलाता है चीजों का खरीदना और बेचना। ठीक है, और व्यवसाय क्या कहलाता है? प्रोफेशन, व्यापार, बिजनेस, ट्रेड, इन सब में फर्क है, शब्दों में ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इस पे क्या पाबंदी हो सकती है, कॉमन सेंस क्या कह रहा है आपका? सब पे पाबंदी की बात कर रहे हैं, तो इस पे भी तो पाबंदी होगी। व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो स्वतंत्रता में क्या पाबंदी हो सकती है? व्यापार करना, कारोबार करना, क्या पाबंदी हो सकती है? जैसे आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं जो किसी कानून से मना किया गया है, तो पाबंदी हो गई। दूसरा, ऐसा कोई प्रोफेशन कर रहे हैं जिसकी डिग्री आपके पास नहीं है, डॉक्टरी कर रहे हैं झोला छाप, तो इसका मतलब आपके पास डिग्री नहीं है। मीट बेच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं है और मीट बेच रहे हैं, तो सरकार कुछ नियम तय कर सकती है कि इस काम के नियम ये होंगे, ये शर्तें या ये डिग्री होंगी, तब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके ग्राउंड हो सकते हैं पाबंदी लगाने के, व्यापार वगैरह पे। ठीक है, अब हम आते हैं पहले वाले पे। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो बोलने के लिए आज़ाद है। ये आज़ादी हर देश में बहुत इज्जत के साथ दी जाती है, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी को समाज में बढ़ावा मिलता है। लोग कुछ नया सोचते हैं और दूसरों को बताते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप आज नहीं जान पाते कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² प्रूव करके दिखाया था। उसने बोलने की आज़ादी को, फ्रीडम, सोचने की आज़ादी को इस्तेमाल किया, वो लिख के छोड़ के चला गया। अब हम आसानी से उसको समझ लेते हैं, वरना अल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी जिंदगी निकल गई उसी बात का खोज करने में कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है। E=mc² प्रूव करना है आपको, तो उसको तो प्रूव करने में पूरी जिंदगी निकल गई। लेकिन उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की वजह है कि उसका फार्मूला किताबों में आपको लिखा मिल गया।
तो अब छोटे से बच्चे से पूछ लो, वो बता देगा E बराबर MC स्क्वायर होता है। न्यूटन बता गया F बराबर ma होता है। तो ये सब किसी भी समाज को डेवलप करने में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए इस फ्रीडम का सम्मान होता है। और सबसे ज़्यादा इस फ्रीडम का सम्मान अमेरिका में होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हेल्दी डेमोक्रेसी माना जाता है अमेरिका। यही कारण है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा इंसान, जो जर्मनी का रहने वाला था, वहाँ से छोड़ के भाग गया, अमेरिका में सेटल हो गया। हमारे यहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट जिनको नोबेल मिला है, जिसमें जगदीश चंद्र खुराना और ऐसे बहुत सारे नाम सुनते हो ना आप, ये सारे इंडिया छोड़ के क्यों चले गए वहाँ? कारण यही था, यहाँ बोलते तो आज़ादी से पहले अंग्रेज लोग या ये पिछड़ा समाज धर्म के नाम पे मार देता। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों को चर्च ने मार दिया कि वो सीधे बाइबल में लिखी हुई बातों को चैलेंज कर रहे थे। कई वैज्ञानिकों के बारे में सुना होगा, आर्किमिडीज पे ये बात आई थी। ऐसे बहुत सारे थे, कोई एक नहीं। इसीलिए कोई भी देश बहुत सम्मान करता है बोलने की आजादी का। और जो नए नए लोकतंत्र होते हैं, नए नए डेमोक्रेसी होते हैं, वहां यूथ चाहता है कि खुली फ्रीडम हो बोलने की, एक्सप्रेशन की खुली आजादी हो। लेकिन जो बुढ़ऊ टाइप लोग बैठे होते हैं ना सत्ता में, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है कि नेपाल में इन्होंने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट को बंद कर दिया, और देखो लड़कों ने विद्रोह कर दिया। एक नई उम्र का लड़का अब निकल के आया है, जो शायद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेगा। मेयर, काठमांडू का मेयर, और बहुत छोटा सा लड़का, ज्यादा एज नहीं है उसकी। तो ये क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि आप बोलने से मत रोको किसी को, सोचने से मत रोको, लोगों को जाहिर करने दो। और जहां लगे कि देश या समाज को खतरा है इन बातों से, वो भी सरकार डिसाइड ना करे कि ट्विटर फॉलो नहीं करोगे, फेसबुक नहीं चलाओगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे, जो नेपाल में हुआ। ये सरकार डिसाइड ना करे, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरी सोच वाले लोग स्टडी करके तब फैसला लें, जिनमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशोलॉजिस्ट होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। और जहां सरकार ने तानाशाही दिखाई, किसी प्रधानमंत्री को लग गया ना कि अरे चलो इसको बंद करो, ये सब वाहियात बातें हैं, तो समझ लो वो खतरे में है लोकतंत्र, गया वो देश। ठीक है, तो क्या पाबंदी हो सकती है बोलने की आजादी पे, वो लिखो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी के आधार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी के आधार। Restrictions on freedom of speech and expression. उसके आगे डैश लगा के लिख देना 19 सब क्लॉज 2। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी के आधार मतलब कब हम किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, सेंस ये, या किसी ने किताब लिखी है तो बैन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है तो अरेस्ट करवा सकते हैं, न्यूज़ में कुछ बोल दिया, यूट्यूब पे वीडियो में कुछ बोल दिया, तो कब पाबंदी लग सकती है। संभल में 2 लड़कियां वीडियो बनाती थी, देखा था वो एपिसोड, अरेस्ट हुई दोनों लड़कियां। मतलब हम मान ले रहे हैं कि आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे, हम मान ले रहे हैं, उसकी बातें नहीं सुनी होंगी दोनों लड़कियों की, मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन इतना तो पता होगा ना कि वो अश्लीलता फैला रही थी, वल्गर बातें करती थी। उससे समाज में लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे, इसी आधार पे दोनों लड़कियों को अरेस्ट किया गया था। क्यों? उनको अभिव्यक्ति की आजादी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में उनको अधिकार था नागरिक होने के नाते, लेकिन वो 1902 में फंस रही थी। कैसे फंस रही थी वो लिखो, पहला पॉइंट। लोक व्यवस्था के आधार पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के आधार पर। देखो जब लोगों को परेशानी होने लगे ना, किसी भी वीडियो से, किसी भी रैली से, भाषण से,
या यूट्यूब पे कुछ ऐसा देखो, फेसबुक पे देखो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई इसी ग्राउंड पे होती है। पब्लिक को डिसऑर्डर में लाना आपके अधिकार से बहुत ऊपर की चीज हो गई, क्योंकि पब्लिक पहले है, आप बाद में है। ठीक है, तो इसी ग्राउंड पे रोक लग सकती है। दूसरा, जैसे रैली वगैरह आप निकाल के ले जा रहे हो और बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया से आपको रैली जुलूस निकालना है, तो उसको रोका जा सकता है, क्योंकि पूरी पब्लिक को दिक्कत हो सकती है। जबकि आपको रैली निकालने का अधिकार 19(1) में है, लेकिन कब पाबंदी लग जाएगी? जब पब्लिक को दिक्कत हो जाए। दूसरा लिखो, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे बिहार का बॉर्डर लगता है नेपाल से। नेपाल में जो हालात हैं, और जो अगर इंटरनेट वगैरह वहां चल रहा हो या नहीं भी चल रहा हो, तो जो बातें फैल के बिहार में आ सकती हैं किसी भी तरीके से, उसको हम रोक सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं, क्योंकि राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर भारत में कोई आंदोलन, नेपाल में आंदोलन करने वालों को फेवर में बोलने लगे या अगेंस्ट में बोलने लगे, तो इसकी हवा भारत में लग सकती है। इसी आधार पे भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को ग्राउंड बना के रोक सकते हैं, ताकि भारत में राज्य की सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए। राज्य मतलब देश भी हो सकता है। ठीक है, अगला लिखो, किसी व्यक्ति की मानहानि करने पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेमेशन, किसी व्यक्ति की मानहानि करने पर, देखो अभी बिहार में इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से एक आरोप आया कि मेरी मां को इन लोगों ने गालियां दी, न्यूज में आया था। और ये आरोप लग रहा है कि जो और पार्टी है, मान लेते हैं राहुल गांधी, या क्या नाम है उसका, मतलब हाँ आरजेडी, चलो तेजस्वी यादव है ना, मान लेते हैं इन पे आरोप लगता है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी है, जैसा कि न्यूज में चल रहा था। तो इन लोगों को बोलने की आजादी तो है, या इनके जो कार्यकर्ता रहे होंगे, जो ऐसा शब्द अगर किसी ने बोला है ना, आरोप जो लगाया है, तो बोलने की आजादी तो है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति या उसके किसी संबंधी के बारे में उसके मान सम्मान को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो फिर आप पे मुकदमा हो सकता है भारतीय न्याय संहिता के तहत। और जो आपने बोला वो सब जगह से हटवा दिया जाएगा और मुकदमा उल्टा चलेगा, अगर ऐसा है तो। ठीक है, ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भीड़ में किसने क्या बोला मुश्किल है पता करना। तो मानहानि के आधार पे हम ऐसा कर सकते हैं, बोलने से रोक सकते हैं। अगला लिखो, किसी अपराध को उकसाने पर, किसी अपराध को उकसाना या भड़काना, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंस्टिगेशन ऑफ एनी क्राइम, इंस्टिगेशन ऑफ एनी क्राइम। ठीक है, बहुत सारे YouTube पे आप वीडियो ऐसे देखते होंगे जो आपको लगता होगा कि इसको तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए, है ना, उल्टे सीधे बोलता होगा या बोलती होगी। तो असल में जब आपको ऑफेंडिंग फील होने लगे ना, बहुत खतरनाक, अरे बाप रे इसको तो पुलिस पकड़ ले, ये कर दे वो कर दे, वो अपराध के उकसाने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई वीडियो भाषण वगैरह है, तो उस व्यक्ति को इसी ग्राउंड पे अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, आगे लिखो,
भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता और अखंडता के आधार पर देश को तोड़ने वाली बातें, चैलेंज करने वाली बातें, वो इस ग्राउंड में आती हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो अरेस्ट कर सकते हैं और उस पर मुकदमा देशद्रोह का चल सकता है, सेडिशन का चार्ज आता है। नेक्स्ट लिखो। कितने पॉइंट हो गए? 5। नेक्स्ट लिखो। नैतिकता और सदाचार के आधार पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी, नैतिकता और सदाचार के आधार पर देखो, कुछ भी ऐसी बातें जो समाज में लगता है कि एडल्ट या 18+ वाले ही सुने या देखें, ऐसी कोई भी बात, चाहे वो विजुअल हो चाहे ऑडियो में हो, इससे कम एज वालों के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि उतना सही फैसला अपने बारे में नहीं कर पाते इससे कम एज वाले, ऐसा कानूनी तौर पे माना जाता है। ठीक है, तो जो संबल वाली दोनों लड़कियां थी, वो वीडियो बनाती थी, वो समाज के हिसाब से, समाज के पैरामीटर पे अनैतिक था, इमोरल था, क्योंकि वो गालियां भी देती थी और उन गालियों के साथ साथ उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो बड़ा खतरनाक था। तो उससे एक होता है डिसेंट और उसका उल्टा होता है इनडिसेंट, अभद्र कहते हैं ना उसको। तो अगर कुछ भी ऐसा है जो सदाचार के खिलाफ है, डिसेंसी के खिलाफ है, ऐसे कपड़े पहनना, पब्लिक प्लेस पे ऐसी हरकत करना, या समाज जिन बातों को नैतिकता के खिलाफ मानता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गंदा है, उन बातों को उस एरिया के समाज से देखा जाता है कि वहां के लोग उसको कैसा मानते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उन लड़कियों का वो वीडियो अमेरिका जैसे देश में गलत ना माना जाए, लेकिन संभल जैसे एरिया में गलत माना जा सकता है, क्योंकि नैतिकता और सदाचार ये दो बातें ऐसी हैं जो एरिया वाइज वेरी करती हैं। जैसे इस क्लास में कोई लड़की अगर मिनी स्कर्ट पहन के आए, कट स्लीव पहने हो, मिनी स्कर्ट पहने हो, या कोई लड़का शॉर्ट्स पहन के आ जाए, तो हो सकता है कि इस क्लास में बैठे हुए लोगों को अनकंफर्टेबल लगे, आपत्ति हो सकती है लोगों को। लेकिन यही ड्रेसिंग सेंस दिल्ली के किसी भी डिग्री कॉलेज में आप चले जाओ, बड़ी कॉमन बात है, किसी भी कोचिंग क्लास में चले जाओ, बहुत कॉमन बात है। यही बात दिल्ली से ऊपर अगर आपको जाना है, वेस्टर्न यूरोप के किसी कंट्री में चले जाओ, कॉमन बात है। तो इसका मतलब नैतिकता और सदाचार समाज की सोच पर डिपेंड करता है। तो जो मुकदमा होगा वो उसी आधार पे, लोकल एरिया में लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उन बातों पे या नहीं कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे लिखो। कितने 6 हो गए? चलो ठीक है, इतना काफी है। अब लिखो आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, इसका टाइटल बना दो, टाइम बता देना अगर हो जाए तो। मेरी घड़ी खराब है, खाली दिखावे के लिए पहनी है। हाँ ठीक है, लिखो। आज नूर सर ने ज्यादा पढ़ा डाला, तो आधा टाइम तो हमारा वही ले गए। 20 का टाइटल बनाओ, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन
राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार, दोष सिद्धि दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। घर जाके फाइल जो भेजी है अच्छे से पढ़ते रहना, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लिमिटेशन है, मजबूरी है। किसी व्यक्ति को जब दोषी करार दिया जाएगा, दोषी मतलब कोर्ट जब अदालत बोलेगा कि हाँ आपने ऐसा किया या नहीं किया, ये आपके ऊपर आरोप है, अब आप साबित करने की बात आ रही है, तो अदालत में किसी व्यक्ति को क्या अधिकार मिलेंगे वो है ये, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट लिखो, 20 का पहला पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के सजा नहीं दी जाएगी। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड विदाउट एनी लॉ। बिना कानून के सजा नहीं दी जाएगी। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड विदाउट एनी लॉ। देखो यहां वर्ड लिखा है कन्विक्शन, दोष सिद्ध करना, तो ध्यान रखना कन्विक्शन क्राइम से रिलेटेड होता है, सिविल मामलों से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में जो आपने अभी लिखा है, इसका मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब ये कि कोई भी कानून जिसके तहत आप सजा देना चाहते हैं वो अगर वजूद में है तभी सजा दे सकते हैं। आज कुछ किया और कल कानून बनाए और आज किए गए काम में फंसा दें, ये नहीं हो सकता। वही लिखा है कि कानून के बिना सजा नहीं होगी, यानी कि कोई भी कानून बैकडेट से लागू नहीं होगा, ये लाइन यही कह रही है, ठीक है। तो चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो वहीं पे, अर्थात कोई भी आपराधिक कानून भूतकाल से लागू नहीं होता, भूतकाल से लागू नहीं होता। इट मीन्स नो क्रिमिनल लॉ is implemented from back date। जैसे मान लो आज किसी को कुछ कहना हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। मान लेते हैं एक लड़का किसी लड़की से कुछ कहना चाहता है, उसको प्रपोज करना चाहता है, ऐसे समझो, कई दिनों से बर्दाश्त करते करते वो दिन आ गया कि आज कहीं डालता हूं, जो होगा देखा जाएगा। जिसको प्रपोज किया वो किसी मिनिस्टर की बेटी थी, उसको बुरा लगा, उसने पापा से कहा, उसके पापा ने अगले दिन कानून बनवा दिया, जो कोई प्रपोज करता है, कर चुका है या करेगा, उसको 20 साल की सजा हो। सपोज करो जैसी लाइन पड़ी ना, जो कर चुका है, तो पुलिस आएगी और मुझे अरेस्ट करेगी और जज के सामने पेश कर देगी। जज कहेगा कि इस कानून में लिखा है जो प्रपोज करता है, करेगा या कर चुका है,
तो फिर कर चुका है, ये कर चुका है, ये लाइन तो इससे टकरा रही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि सजा तभी होगी जब कानून है। जब मैंने किया था तब थोड़ी ये कानून था, वो तो बाद में आया। भले ही आपने लिख दिया बैकडेट से लागू होगा, तो मैं जब जज के सामने खड़ा होऊंगा और जज सवाल करेगा कि भाई ये तो इससे टकरा रहा है कि जो प्रपोज कर चुका है, तो मैं एकदम चौड़ा हो जाऊंगा और चौड़ा के कहूंगा जज साहब, अगर मुझे पता होता कि प्रपोज करना 20 साल की सजा दिलवा देगा तो मैं घंटा ना करता प्रपोज। मैं कह सकता हूं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कानून बैकडेट से लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये व्यक्ति का अधिकार है। पहला पॉइंट यही कहता है, ठीक है। दूसरी बात, उस कानून में जितनी सजा लिखी है उससे ज्यादा सजा भी नहीं दे सकता जज। जैसे मान लो आज कानून होता कि प्रपोज करने वाले को 20 साल की सजा होगी, कानून था, होते हुए मैंने प्रपोज किया, पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, तो जज अब मजबूर है मुझे सजा देने के लिए, क्योंकि उस टाइम लॉ था। पहली बात। दूसरी बात, अगर जज चाहेगा भी, अच्छा मिनिस्टर की बेटी को प्रपोज किया था, चल तुझे 40 साल की सजा दे देता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी लिमिट है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जितना लिखा है उससे 1 मिनट भी नहीं बढ़ सकते आप, वहीं पे ऐड कर लो। और ना ही कानून में बताई गई सजा से ज्यादा सजा कम दे सकता है। उसके ग्राउंड होने चाहिए, हैं? ये तुमने जानबूझ के पूछा या गलती से निकल गया है? ऐसे ही ना, इसका मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ हाँ, अरे ऐसा कानून है, प्रपोज मत कर दियो किसी को, है ऐसा कानून, 20 साल की सजा है। हाँ, अगर मुझे बता दोगे तो सच बताऊंगा, नहीं तो फिर सच बताऊंगा, सजा नहीं। लिख लिया। और ना ही कानून में बताई गई सजा से ज्यादा सजा दी जाएगी। एंड शैल नॉट बी गिवन, एंड शैल नॉट बी गिवन, एंड शैल नॉट बी गिवन द पनिशमेंट, एंड शैल नॉट बी गिवन पनिशमेंट prescribed in the law, नहीं, एंड शैल नॉट बी गिवन द पनिशमेंट more than the prescribed in the law। ठीक है, कम कम कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी काम की, जैसे सपोज करो चोरी की सजा, कुछ भी चुराने की सजा भारतीय न्याय संहिता में 2023 के कानून में 3 साल है। उसमें लिखा है 3 साल तक की सजा हो सकती, तक की, मैक्सिमम हो गया ना तक की, तो ये मैक्सिमम कम हो सकती है, उसका ग्राउंड होता है। जैसे एक व्यक्ति आदतन चोर है, उसकी आदत में शुमार है चोरी करना, तो जज किस ग्राउंड पे कहेगा चल तुझ पे दया दिखा देता हूं, क्योंकि उसकी तो आदत है। एक कोई व्यक्ति, मान लो आप हो, आपके पास पैसे नहीं है सपोज करो, और एक बच्चा भूख से तड़प रहा है, आप उस बच्चे को बचाने के लिए किसी स्टोर में घुसते हैं, चोरी करके 1 किलो दूध ले आते हैं और उस बच्चे को पिला देते हैं ताकि ये बच जाए। तो उस चोरी में और इस चोरी में फर्क है। यहाँ इरादा नेक काम का था, वहां इरादा ही मैल इंटेंशन था, तो इसका मतलब इसमें सजा कम हो सकती है, उस वाले में नहीं होगी। तो इरादे पर डिपेंड करता है। इंटेंशन, मेन खेल इंटेंशन का होता है सजा में। इंटेंशन को मेंस रिया कहते हैं कानूनी भाषा में। आगे लिखो दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो,
किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अभियोजित के ब्रैकेट में लिख लेना मुकदमा, अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। No person shall be prosecuted and punished more than once for the same crime. No person shall be prosecuted and punished more than once for the same crime. देखो, एक क्राइम किया तो एक बार मुकदमा चलेगा और एक बार सजा होगी। एक बार मुकदमा चला और सजा हो गई तो बात कंप्लीट हो गई, आपका अधिकार जनरेट होता है। एक बार मुकदमा चला लेकिन सबूत नहीं थे इसलिए आप बाइज्जत बरी हो गए, तो इसका मतलब सजा तो हुई नहीं, तो इसका मतलब दोबारा मुकदमा चल सकता है। ठीक है, यानी कि अधिकार कंप्लीट नहीं हुआ अभी। लेकिन एक बार मुकदमा चला, किसी को थप्पड़ मारा क्योंकि उसने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, तो इतनी खूबसूरत है, ले धाड़, मान लो। फिर मुकदमा चला, सजा हो गई, मान लेते हैं 1 महीने की सजा हो गई। फिर दोबारा प्रपोज किया उसे, अब मान जा देख, वरना आप सर फोड़ दूंगा। उसने फिर रिजेक्ट कर दिया, आपने 2 थप्पड़ मार दिए। ठीक है, तो अब आप दलील नहीं दे सकते अदालत में कि जज साहब लड़की भी वही है, मैं भी वही हूं, हाथ भी वही है, गाल भी वही है, तो सजा दोबारा क्यों दे रहे हो? बिल्कुल दोबारा हो सकती है, क्योंकि बचाव सेम क्राइम में मिलता है, सिमिलर क्राइम में नहीं मिलता है। उस जैसे अपराध में बचाव नहीं है, उस अपराध में बचाव है। ठीक है, तीसरा लिखो। हाँ, क्या हुआ? तीसरा लिखो। मतलब प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? हाँ हाँ, प्रोटेक्शन मतलब किस टाइप का? किसी ने प्रपोज कर दिया तो उससे प्रोटेक्शन लेना है। हाँ, अगर कोई मार रहा है तब आप उसको मार सकते हैं, इसका रूल होता है, जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 आईपीसी में लिखा हुआ है कि आप अपने बचाव में उतना ही फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करें जितने से बच सकते हैं। उसमें भी शर्त है, अगर आप पुलिस या पब्लिक अथॉरिटी की मदद ले सकते हैं, आपके एक्सेस में है, तो नहीं दे धड़ाम। ऐसा नहीं, जब कोई नहीं है और आपको खुद अपना बचाव करना है तब आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड लिखो। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, मतलब ये, इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ किया भी है, क्राइम किया भी है, तो भी आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप कबूल कर लो कि आप नहीं किया है। पुलिस का काम है एविडेंस लाना और एविडेंस के आधार पे प्रूव करना। इंडियन एविडेंस एक्ट
के सेक्शन 25 और 26 में ये बचाव लिखा हुआ है कि आपके द्वारा खुद ये कहना कि हाँ मैंने ही किया है और पुलिस के सामने कबूल कर लिया, तो सेक्शन 25 मना करता है कि ऐसा इकबालिया जुर्म कबूल कर लेना रीड नहीं होगा कोर्ट में, अदालत फाड़ के फेंक देती है। बल्कि कबूल करना है तो आपको मजिस्ट्रेट के जज के सामने करना है और पुलिस वहां से हटा दी जाती है, तब बयान दर्ज होते हैं। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं।